ये नए नए सप्लीमेंट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल है ना। वो सप्लीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं, या आप किसी क्लाइंट को यूज करवाना चाहते हो, मार्केट में क्या क्या सप्लीमेंट अवेलेबल है, आज हम सभी के बारे में देखेंगे। तो इनमें से सबसे पहले आता है हमारा ECA स्टैक। हम वो चीजें एक्सप्लोर करेंगे जो पहले आपने सुनी नहीं है कभी। आज से पहले आप में से कितने लोगों ने ECA यूज करा था? ECA सर, स्टैक। मैंने पहली बार सुना। पहली बार सुना सर। पहली बार? सभी ने जी। पहली बार सुना होगा। चलो, अगर किसी ने यूज करा होगा तो वो भी देख लो, क्योंकि ये पहले ना अर्ली 1900 और 2000 में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इसकी पॉपुलैरिटी डिप होने का रीजन ये था कि इसकी यूजेज लोगों को नहीं करनी आई। यूजेज का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चीज को यूज करते हैं बट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिगिनर बंदा है, जिम में आता है, तो उसका और एक एडवांस लेवल के बंदे का वर्कआउट जो है वो सेम रहेगा। एक बिगिनर को स्क्वाट लगवा दोगे 1 क्विंटल प्लस की। नहीं सर। जब हम सप्लीमेंट के बारे में सिलेक्शन करके बच्चों को सप्लीमेंट देते हैं या किसी क्लाइंट को सप्लीमेंट देते हैं, तो ये क्यों नहीं देखते कि वो एडवांस लेवल का है, बिगिनर है। उस हिसाब से आप उनको सप्लीमेंट क्यों नहीं रिकमेंड करते? कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा होता है, कभी कभार कुछ सप्लीमेंट इतने ज्यादा हार्श हो जाते हैं, इतने ज्यादा तो यानी स्ट्रांग हो मेरे जाते को हैं कि एकदम वो करके बताए सुबह अपन 6 एक बजे खड़े। नॉर्मल बंदों के लिए सही नहीं रहता। ठीक है। और ECA स्टैक का जो फ्लॉप होने का या बंद होने का कारण यही था, क्योंकि इसमें जो कंटेंट थे वो एक एडवांस लेवल के बंदे के लिए थे। तो ECA बना था तीन चीजों के साथ: एफिड्रिन, कैफीन और एस्पिरिन। ठीक है, फैट बर्निंग स्टैक था। अलग अलग काम रहते थे इसके। जैसे एफिड्रिन रहता था, ये मेडिकेशन में काम आता है और हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता था। अभी भी आता है एफिड्रा करके। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ना एड्रेनलिन को रश करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में आ जाती है, मोड में आ जाती है। और ये हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ाता है। कैसे? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को बढ़ा के बॉडी में से। जब बॉडी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को यूज करती है, तब बॉडी मोस्ट प्रॉब्ली एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है फैट के साथ, यानी कि स्लो प्रोसेस ऑफ एनर्जी। तो ECA हमारा वो काम करता था। ECA में एफिड्रिन, कैफीन का तो आपको पता ही है, नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है। एस्पिरिन सबसे ज्यादा बढ़िया पेन रिलीवर था, और एस्पिरिन की एक प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी की अंदरली इन्फ्लामेशन रोकता है जो आउटसाइड ऑफ द सेल बनती है, जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, दैट इज इन्फ्लामेशन। एक स्वेलिंग सी आ जाती है सेल्स के अंदर ना, तो ये उनको रोकता है। और एस्पिरिन क्या काम करता है? सबसे बढ़िया वेसोडाइलेटर है, आपकी वेन्स को डायलेट कर देता है। और मोस्ट प्रॉब्ली एस्पिरिन एक मेडिसिन के तरह भी काम आती है। ये उन बंदों को देते हैं जिनको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, क्लियर। तो ये थर्मोजेनिक इम्पैक्ट बढ़ा देता है आपकी बॉडी का, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेस हो जाता है और आपका फैट बर्न शुरू हो जाता था। अभी भी ये आता है मार्केट में ECA स्टैक, ऑनलाइन जब आप सर्च करोगे, बट एक बिगिनर को मत देना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर आप बिगिनर हो, आप इसको यूज कर सकते हो, तो एफी एफिड्रिन क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको शाम को कंज्यूम करते हो ना, तो आपको नींद नहीं आएगी, स्लीप डिस्टरबेंस होगी आपकी, हैवी प्रेस्पिरेशन होगी आपको, यानी कि बीट बढ़ेगी या कम होगी, या आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, ज्यादा आपको हेडेक हो सकता है, फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, साइकेट्रिक सिम्टम भी आ सकते हैं इसके साथ। तो इस वजह से ये सप्लीमेंट फॉर बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और हाँ, कई कंट्रीज में आपको शायद पता नहीं होगा, एफिड्रा बैन है। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे कुछ बैन नहीं है, सब कुछ ओपनली मिलता है ना। तो इसकी जो डोजेज थी वो हम 20 से 25 mg तक ले सकते हैं।
और 2 बार लेना है इसको दिन में। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हो तो वंस वाइल दैट इज फेयर इनफ, दिन में 1 बार, मोर देन इनफ। तो ये सबसे बढ़िया आपके फैट बर्न का काम आए करेगा। और अर्ली 19 और 2000 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था हमारे पास इतने एडवांस जैसे आजकल फैट बर्नर हमारे आ चुके हैं ना, तो पहले इतने नहीं थे। आधे तो डेरिवेटिव्स हमारी मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं ना, वो एफिड्रा के ही है। जैसे एक दो के मैं नाम बता देता हूँ, ब्लैक स्पाइडर हो गया, ब्लैक माम्बा हो गया, या वो हो गया ग्रेनेड हो गया, और किलर बी टाइप हो गए, जो बहुत सारे फैट बर्नर मार्केट में आते हैं। तो उनमें मोस्ट प्रॉब्ली एफिड्रा पाया जाता है, कि एफिड्रा करके ही आता है सीधे का सीधा ही। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके आपको सप्लीमेंट वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो हाँ, बट मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है कि हमेशा अगर आपके पास कोई बंदा है एडवांस लेवल का, तो उसको सप्लीमेंट भी वैसे ही सजेस्ट करो। बिगिनर के डिफरेंट हो गए और एडवांस लेवल के बंदे के डिफरेंट हो गए। ठीक है? एक जैसे सप्लीमेंट हमने सभी को नहीं रिकमेंड करने होते, इसके नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे से। ठीक है जी? कोई डाउट? नो सर। चलिए, हाँ, नहीं। फिर हम चलते हैं एक ऐसे सोर्स ऑफ फैट को जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसको हम कहते हैं CLA, दैट इज कॉन्जुगेटेड लियोनिलिक एसिड। CLA की टैबलेट्स आती हैं, कंज्यूम करी हैं कभी किसी ने? नहीं सर। यस सर। कहा जाता नहीं। है कि जब आप गुड फैट को कंज्यूम करते हो, वो आपकी बॉडी में से बैड फैट को कट डाउन कर देता है ना? और CLA का कॉम्बिनेशन एल कार्नाटिन के साथ बहुत बढ़िया बनता है। BPI का भी आता होगा, CLA प्लस एल कार्नाटिन, आपने देखा होगा शायद फैट बर्न के लिए। और एल कार्नाटिन एक बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। एक बिगिनर को आप एल कार्नाटिन दे सकते हो, रादर देन कि बड़े हैवी जो आप देते हो ना फैट बर्नर। अगर बिगिनर है तो उसको सबसे पहले एल कार्नाटिन वगैरह देना शुरू करो, और साथ में CLA का। इससे उनकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अभी बात करते हैं हम CLA के ऊपर। तो CLA होता क्या है? ओमेगा 6। ओमेगा 6 इज ए फैटी एसिड। ठीक है? तो टिपिकली जो CLA होता है वो ट्रांसफैट जैसा होता है, बट वो ट्रांसफैट नहीं होता, इंडस्ट्रियल फैट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग होता है। नेचुरली अकरिंग कैसे? क्योंकि ये मीट में और मिल्क में मिलता है रूमिनेंट एनिमल से। रूमिनेंट एनिमल वो जो नेचुरल ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है? एंड सप्लीमेंट फिर बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। गॉट इट? तो अगर पुराने टाइम में आप वापस जाओ, जिनके घर में, हमारे घर में पहले क्या होते थे, कैटल फार्म्स वगैरह होते थे ना, कैटल्स हमारी खुद की होती थी, काउस बेफलोस वगैरह। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हम क्या करते थे, नेचुरल ग्रेजिंग करवाते थे काउ बफलो वगैरह से। तो जब वो नेचुरल ग्रेजिंग करती है ना, तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके मिल्क में ना CLA की मात्रा बढ़ जाती है, जो नेचुरली करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। इनके पेट के 4 सेक्शन होते हैं, दैट इज फॉर दी डाइजेशन। ठीक है? और किस किस ने भैंसों को मतलब ग्रेजिंग वगैरह करवाई है बचपन में? देखी होगी किसी ने? किसी ने नहीं। जब आप उनको लेके जाओगे ना, तो जो ये गाय वगैरह होती है ना, ये सब खाने से पहले ना उनको भी सूंघती हैं, स्मेल करती हैं। जो जी। चीज अच्छी नहीं लगती तो वो खाती हैं अपने हिसाब से। बट ह्यूमन ने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया। उसने अपनी डाइट में तो म्यूटेशन करा करा, जानवरों की डाइट में भी म्यूटेशन कर दिया, जिसकी वजह से उनके दूध में ये प्रॉपर्टीज अब खत्म होने लग गई हैं। पहले लोग दूध वगैरह ही कंज्यूम करते थे, है ना, 30 40 50 साल पहले। तो क्या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर क्या कॉमन थी बीमारियां नहीं। जो आज बढ़ती जा रही हैं? तो लोग दूध ही पीते थे घर का। वो मसला तब था कि उनका जो मिल्क वगैरह था ना, वो प्योर था पूरे का पूरा। इसमें किसी भी तरह की मिलावट वगैरह नहीं थी। बट अब जैसे म्यूटेशन आ चुकी है, उसने नुकसान कर दिया हमें। ठीक है ना? इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। तो CLA अब नेचुरल अकरिंग प्रोसेस के साथ हमें मिलता है, बट वो ड्राइव नहीं हो पाता।
तो इसके लिए हम इसको एडिशनली ले सकते हैं CLA को। दैट इज अ गुड फैट फॉर योर बॉडी, है ना, या ओमेगा 6 को आप ले सकते हो। तो बेनिफिट क्या रहेंगे सबसे पहले जब आप CLA कॉन्जुगेटेड लेनिक एसिड को यूज करते हो? सबसे पहला बेनिफिट, ये आपका फैट लॉस और आपके वेट लॉस में काम आएगा। आपका मसल मास गेन करेगा और ये आपके टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता, बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव रखता है। दूसरा, CLA के अंदर बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस भी फूड में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी मिलेंगी ना, वो सारे का सारा फूड क्या करेगा आपके लिए? आपको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज देता है। किसको पता था ये कि ये जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है होता है, इनके काम ही यही रहता है एंटीऑक्सीडेंट का। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारे हाँ जी। सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज नहीं होते और हमारे अंदर कैंसर से प्रिवेंशन मिलती है। तो एंटीऑक्सीडेंट इज दी बेस्ट जो आप कंज्यूम कर सकते हो और आपको कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह हो गए, कुछ वाइटमिन्स वगैरह हो गए, इनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अगर आप अपने सेल्स को डैमेज होने से बचाना चाहते हो, सेल्स की प्रलोंगेटिविटी लंबा करना चाहते हो, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है भाई, आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? कौन कौन यूज करता है वैसे सिट्रिक फ्रूट, या कौन कौन पर्पसफुली एंटीऑक्सीडेंट को यूज करता है? जरा हाथ खड़े करो। आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड ऑन करो। ये आपके स्किन के लिए, आपकी एजिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ये आपकी एजिंग को डिले कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। स्पेसिफिकली आपकी बॉडी को ना एंटीऑक्सीडेंट की तब जरूरत पड़ती है जब आपने वर्कआउट करा होता है काफी ज्यादा इंटेंस और वीगरस। उसके बाद बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्टेज बहुत ज्यादा आती है। उस मेटाबॉलिक वेस्टेज को आप कम कर सकते हो, रोक सकते हो और बॉडी से फ्लश आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिट्रिक फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी पोस्ट वर्कआउट में। अच्छा, किस किस बंदों ने सुना है कि जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर थे वर्कआउट के बाद लिम्सी वगैरह या विटामिन C वगैरह कंज्यूम करते थे? कोई सिट्रिक फ्रूट वगैरह नहीं? तो अभी भी जो स्पोर्ट्समैन है ना बढ़िया, वो यही ट्राई करते हैं, लिम्सी वगैरह, साथ में किडनी डिटॉक्सिफायर और साथ में लिवर डिटॉक्सिफायर वर्कआउट के बाद। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके बाद, क्योंकि बॉडी के ऊपर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आती हैं और मेटाबॉलिक वेस्टेज हमारी बॉडी में कमुलेट होती है और उसको फ्लश आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यूज करना शुरू करो, ये सभी को यूज करो, करवाओ एंटीऑक्सीडेंट। आपके घर में अगर एल्डरली पीपल हैं तो उनको भी दो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके परिवार की सेहत के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो CLA आपका क्या करता है? लो किस डेंसिटी किस चीज में लिपोप्रोटीन होते हैं एमाइलेज सर? को कम करता है जी। एंटीऑक्सीडेंट्स किस किस चीज में होते हैं जैसे आपने बताया? क्या क्या वाइटामिन में चीज यूज होते हैं, करी जैसे थी? विटामिन A में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्सी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, और सिट्रिक फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके। तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। तो सर लिम्सी रेगुलर यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, अगर सिट्रिक फ्रूट यूज करते हो तो फिर जरूरत नहीं है लिम्सी की। अगर नहीं सिट्रिक फूड लेते हो, जैसे अभी ठंड का टाइम है अभी, तो लिम्सी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, अभी जैसे मेरा 115 किलो वजन था, अभी ये 93 किलो है, मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो वो हम्म। मैं कम करते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मतलब इसको है ना साइंटिफिकली समझना भी चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या? पूछा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिफिकली। अच्छा, डाइट से जरूरी और कुछ नहीं है जब आप यूज करते हो ना इस चीजों को। डाइट सबसे बेटर है। और जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है ना, तो शायद डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड करा होगा कि वर्कआउट कैसे लगाते हैं।
उन्होंने तो मना ही किया हुआ है सर, ऑपरेशन बोला हुआ है। मैंने खुद से ही नहीं, फिर चीजों को आप रिस्क दिया। वर्कआउट कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप जो भी वर्कआउट लगाओगे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में वर्कआउट लगाना। हम्म। ठीक है। हाँ जी हाँ जी आइसोलेशन का वर्कआउट ज्यादा लगाओगे आप। हम्म। ओके। आइसोलेशन वर्कआउट मीन सर? सिंगल मसल, मतलब सिंगल मसल की मूवमेंट वाला वर्कआउट ज्यादा लगाओगे आप, रादर देन कंपाउंड लिफ्टिंग। ओके। ठीक है जी। हाँ जी चेतन। ओके। म्यूट है आप। हाँ सर, हेलो। हाँ जी। सर, कौन सी एक्सरसाइज करवानी ही नहीं है स्लिप डिस्क में, या करनी ही नहीं स्क्वाट है? हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, ओवरहेड प्रेसेस हो गए, ये वर्कआउट करवाने नहीं होते। ओके। ठीक है। थैंक यू। कोई भी वर्कआउट जिसमें आपकी थोरैकिक और आपकी पूरी की पूरी स्पाइन स्ट्रेच होती है, वो वर्कआउट हमने अवॉइड करने होते हैं। इसलिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट में वर्कआउट ज्यादा करना होता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट बैठ के या लेट के। और ओके। वर्कआउट जो आप करोगे, तो आपने मशीन्स को ज्यादा यूज करना है रादर देन फ्री वेट। ठीक है। और जो वर्कआउट करोगे, ओके। हर एक मेजर मसल के 2 या 3 वर्कआउट, है ना। और हफ्ते में 3 से लेके 4 दिन का वर्कआउट, दैट्स इट। जब किसी को स्लिप डिस्क होती है, साथ में ट्राई करा करो कि आप अपने एब्डोमिनल मसल के या आप अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल की ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करो, तब स्लिप डिस्क में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है, आप दर्द कम कर सकते हो। कोर को स्ट्रेंथ करके सर। हाँ जी, कोर को मैंने स्ट्रेंथ, वैसे डॉक्टर 300 यही मीटर रिकमेंड करते होते हैं। 300 मीटर जॉगिंग करता था, उसमें भी दर्द आता था। फिर मैंने जो डेड बग होती है, या फिर बर्ड और कैट कैट काउ जो पोजीशंस कैट होती है। कैमल हो गया, बर्ड डॉग हो गया, मैकगिल प्लैंक्स हो गई, ये कहा जाता है ऐसा करने के लिए। वुड चॉपर हो गया, हे बेलर हो गया, है ना, फार्मर वॉक हो गया कोर की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये वर्कआउट ज्यादा करते हैं हम। हम्म। गॉट इट। तो इससे इम्पैक्ट आएगा आपको बढ़िया। और सीएलए की डोजेज जो आप रहने चाहते हो, तो सीएलए हमने 3 से लेके 6 ग्राम तक यूज करना होता है एक दिन में। ठीक है। तो दैट इज वेरी असेंशियल फॉर योर फैट लॉस पर्पस। फिर एक और सप्लीमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसामिन। जैसे आपका नाम क्या है बेटा? जूम यूजर आ रहा है लिखा। ओके। हाँ जी, नाम क्या है आपका? सर जय जय। 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 हाँ जी। JAI। वाई। JAY। हाँ जी। ओके। एक और सप्लीमेंट बताता हूँ आपके लिए, सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। होप कि आप इसको यूज करो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले से। इस सप्लीमेंट का नाम है ग्लूकोजामिन। नेचुरल अक्रिंग सोर्स है ये। और ग्लूकोसामिन मोस्ट प्रोबेबली आपके कार्टिलेज में पाया जाता है। ठीक है। बनता किससे है? ये अमाइनो शुगर के साथ। बट ये वो शुगर नहीं होती जो आपका ब्लड शुगर बढ़ाती है। मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स चेन होती है शुगर की। इंसुलिन वगैरह ये आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती। तो ग्लूकोसामिन मिलता कैसे है? एक्सोस्केलेटन ऑफ द शेलफिश, क्रैब्स, शिम्स या लॉबस्टर्स में भरपूर मात्रा में हमें ग्लूकोसामिन मिलते हैं। ग्लूकोसामिन क्या करता है? हमारे कार्टिलेज को, लिगामेंट्स को डैमेज होने से बचाता है। हमारी जॉइंट्स में फ्लूइडिटी को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से, और ये रीजन करता है हमारे कार्टिलेज वगैरह को, उसकी डीजनरेशन को रोकता है। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है, या जैसे हम लिफ्टिंग बैकग्राउंड से हैं, सारे ना सारे हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं कि नहीं? जी। हम्म।
तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मल्टी जॉइंट एक्टिविटी करते हैं, तो कभी आपने ये सोचा कि कितनी ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती होगी आपके जॉइंट्स में, आपके लिगामेंट्स में, बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट करके, साथ में एक्सटर्नल लोड डाल के, है ना। हम्म, हम अपनी गाड़ियों में भी भाई मोबिल ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहते हैं ताकि इंजन खराब ना हो जाए, है ना। आपको पता चले कि इंजन खराब होता है जब मोबिल ऑयल नहीं होता, क्योंकि मोबिल ऑयल लिब्रिकेट रखता है, और आपका लिब्रिकेट रखता है आपके जॉइंट्स वगैरह को ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में से साइनोवियल फ्लूइड को, जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज वगैरह क्या करते हैं, एक दूसरे से रब नहीं होते, वो ड्राई नहीं होते। तो ये आपके जोड़ों के दर्द से आपको छुटकारा दिला सकता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामिन। जी हाँ। एक सर्टन एज के ऊपर जब आप ओल्ड एडल्ट्स बन जाओगे, वो एल्डर एज में आ जाओगे, जब धीरे धीरे आपका कैल्शियम कम होना लग जाएगा, तब आपका ग्लूकोसामिन काम आएगा आपके लिए। जब साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाएगा, लिगामेंट्स आपस में टकराने लगेंगे, रब करने लगेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने लगेंगे, तब वहां से जोड़ों का दर्द शुरू होगा। उससे पहले अपने आप को ट्रीट करो, अपने आप को साइकिल कर लिया करो ग्लूकोसामिन का। 4 से 6 हफ्ते यूज करके 3-4 महीने बाद बंद कर दिया करो। हर एक 3-4 महीने के बाद आपने 1-2 महीने में इसको रिपीट करना है, ग्लूकोसामिन के साइकिल को। इसका बेनिफिट सुन लो। अगर आपको कोई लिगामेंट की इंजरी है तो आप रिकवर जल्दी कर सकते हो। ये आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा देता है ग्लूकोसामिन, और साथ में ये आपकी बोन पेन को कम कर देता है। ठीक है। और जिसको भी ऑर्थ्रो आर्थ्रो ऑस्ट्रोआर्थराइटिस है, ये उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। आर्थराइटिस है जिसको, हड्डियों का आर्थराइटिस। ठीक है। तो ये जॉइंट की फंक्शनैलिटी के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। कुछ सप्लीमेंट ने कुछ रिसर्चेस ये कहती है कि जो बंदे ग्लूकोसामिन वगैरह को यूज करते हैं ना, तो उनके जॉइंट्स डैमेज होने से बच जाते हैं काफी हद तक। क्लियर। तो आप ग्लूकोसामिन को यूज कर सकते हो। 2 तरह के आपको ग्लूकोसामिन मार्केट में मिलेंगे, ग्लूकोसामिन सल्फेट और ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, दोनों ही बढ़िया है, कोई सा भी ले लो। ब्रांड कौन सा अच्छा है सर? एनी ब्रांड, ग्लूकोसामिन। कोई भी ब्रांड ले लो। अगर कोई मेडिकल ब्रांड में जाना चाहता है तो मेडिकल ब्रांड पे जाओ। अगर कोई सरकारी जन औषधि केंद्र से लेना चाहता है तो वहां से भी ले सकते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो मेरा एक सप्लीमेंट स्टैक है अभी, जो मैंने फैट लॉस वेट लॉस के लिए अभी यूज कर रहा हूँ मैं, तो आप 1 मिनट का समय निकाल के बताएंगे क्या वो सही है गलत है, या कोई बाद नहीं, में? कोई नहीं, बाद में बता देंगे। ठीक है। ठीक है। तो आप ठीक है। इसको यूज कर सकते हो 1500 mg एक दिन में। ठीक है। कभी यूज करके देखना, अगर नहीं यूज करा तो आज से यूज करना शुरू कर लो, अगर आप बहुत ज्यादा वीगरस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। ग्लूकोसामिन। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम सबसे बढ़िया सप्लीमेंट के ऊपर, इसको कहते हैं हम क्रोमियम पिकलनेट। क्रोमियम पिकलनेट ये दो चीजों के साथ जोड़ के बना है, एक है क्रोमियम, दूसरा है पिकलनिक एसिड। इन दोनों चीजों का काम रहता है आपकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना, ताकि आपकी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है इससे। ये आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार नहीं होते। ये आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। और इसका और भी बेनिफिट है, ये रिड्यूस करता है आपकी बॉडी में से हंगर की क्रेविंग को, बिंज ईटिंग को। ठीक है। क्रेविंग और बिंज ईटिंग को ये रोकता है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें, हम कम खाते हैं, बिंज ईटिंग नहीं करते, जो हमारा सबसे बढ़िया रीजन है फैट लॉस का। और ये उन बंदों को भी दे सकते हो जो टाइप 2 डायबिटिक है, उनकी डाइट में ऐड ऑन कर लो, ये ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस रखेगा। ठीक है। बहुत सारे फैट बर्नर में ये आता भी है, एक का मैं नाम बता सकता हूँ, वो है एक्साल्ट का एल कार्नाटिन। आप जब उसको यूज करोगे ना, लिक्विड एल कार्नाटिन है, उसमें आपको क्रोमियम पिकलेट भी मिलेगा, वाइटामिन भी मिलेंगे बहुत सारे, और साथ में
आपको मिलेगा क्रोमियम पिकलेंट का भंडार। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपने फैट बर्न करना है अच्छे तरीके के साथ विदाउट एनी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब कि आपको हार्ट का कोई आपको लगे ना कि जी हार्ट रेट मेरी बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ फैट बर्नर। मिल गया ना। डायबिटिक पेशेंट वाला कोई अगर आपके पास है जिसको जो प्री डायबिटिक है बंदा, तो आप ये उसको भी दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप ये यूज कर सकते हो और आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। तो आज हमारे 4 सप्लीमेंट हो गए। क्रोमियम पिकलनेट हो गया, ग्लूकोसामिन हो गया, सीएलए हो गया, और ईसीए स्टैक हो गया। तो ये वो चीजें होती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयरली लोग इनकी बात करते हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, आपको बताइए कौन सी। हाँ जी, कौन सी। वे प्रोटीन। दो ही चीजें फेमस है मार्केट में, एक आईफोन और दूसरा वे प्रोटीन। हम्म। और कोई तीसरी चीज की कोई बात ही नहीं करता ना। क्रिएटिन भी है। क्रिएटिन तो चलो बहुत कम लोग क्रिएटिन की बात करते हैं। क्रिएटिन की हम्म। यूजेज ही नहीं पता आधे लोगों को कि यूज कैसे करते हैं। प्री वर्कआउट सर। पोस्ट वर्कआउट। दोनों में यूज कर सकते हैं आप, बट दोनों के लिए पर्पस अलग अलग होना चाहिए। प्री वर्कआउट में हो जाता है जब आप कैलोरी डेफिशिएट में जाते हो, जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हो, फैट लॉस में जाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हो, तब आपकी बॉडी के पास स्टोर्ड एटीपी की एनर्जी नहीं रहती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, जिसके कारण आप बॉडी काफी ज्यादा वीक फील करते हो और आप स्ट्रेंथ अच्छी फील नहीं कर पाते वहां से। जाहिर सी बात है एटीपी होगी नहीं बॉडी के पास बनाने के लिए, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, है ना। साइकिल प्रॉपर नहीं होगे, पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा मसल का। तो जब आप क्रिएटाइन को लोड करते हो तो इससे क्या होता है, क्रिएटिन को तो आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है बॉडी के पास, और वो इंट्रासेल्युलर वाटर रिटेंशन करके रखता है जिससे आपका मसल जल्दी रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, 2 से 2.5 ग्राम यूज कर सकते हो अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हो और आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो सच में। ये 5 ग्राम 10 ग्राम वाले स्केल जो होते हैं ना वो सीजनल होते हैं, और वो साइकिल की तरह आप यूज करना चाहती है फिर आपको, कि 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक यूज कर लिया, फिर एक 4 हफ्ते बंद कर दिया, फिर 4 से 8 हफ्ते यूज करा, फिर 4 हफ्ते बंद कर लिया। कोई भी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट वाला आपका सप्लीमेंट है ना, अगर आपने सेफेस्ट रह के चलना है तो साइकिल करो उसका। ऐसा नहीं कि 365 दिन लगातार ही यूज कर रहे हैं, तभी तो आप अडिक्ट हो चुके हो प्री वर्कआउट के, है ना। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, हाई कैफीन प्री वर्कआउट आपने तब नहीं लेना, कब नहीं लेना, जब आपका शाम का वर्कआउट होता है, क्योंकि कैफीन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपके बॉडी को 6 घंटे तक अलर्ट रखता है, जी। जिससे आप स्लीप डेप्रीवेशन हो जाती है, और ऐसा ही करते रहे तो एक दिन आपको इंसोम्निया हो जाएगा। अगर आप कैफीन बेस्ड यूज भी करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि वो 150 mg से ज्यादा ना हो शाम को। सुबह तो ले सकते हो, और सुबह भी ज्यादा नहीं लेना, जिसका वर्कआउट का ड्यूरेशन होता है 6-7 बजे, है ना। 10-11 बजे के बाद आप यूज कर सकते हो हैवी कैफीन। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आप उठते हो ना तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, स्ट्रेस हार्मोन। आपका स्ट्रेस हार्मोन हाई है, कॉफी पी के और बढ़ा रहे हो। अच्छा, ये किस किस को पता था कि सुबह सुबह हमारा स्ट्रेस हार्मोन हाई होता मुझे पता है। है ना, किसी रील वाले ने नहीं बताया होगा। तो जिसे 7 बजे ट्रेनिंग करनी है वो क्या करे सर? कोई 7 बजे ट्रेनिंग करें, कैसा मतलब क्या कहते हो, क्या कहना